सो फार IAS 12 में हमने ये देखा कि प्रॉफिट लॉस में क्या क्या जाएगा. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट टैक्स चार्ज फॉर द ईयर. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे पहुंचते हैं उसमें से हम माइनस करते हैं टैक्स चार्ज. लिहाजा दिस इज आइटम ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस. और बात हमने ये डिस्कस की कि एक जो इस साल का एस्टिमेटेड टैक्स होगा अगर फिस्कल ईयर एंड अकाउंटिंग ईयर में फर्क है तो हम एक्यूरेट टैक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन हमें टैक्स रूल्स का पता तो है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड टैक्सेबल प्रॉफिट. हम अपनी तरह से अंदाजा लगा के टैक्सेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और इस पे लगा देंगे टैक्स रेट. ये बन जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स. इसकी डबल एंट्री हमने क्या करनी है, डेबिट करना है टैक्स चार्ज को, प्रॉफिट लॉस को, एंड क्रेडिट करना है प्रोविजन फॉर टैक्स को. अगर ऐसा ही एक प्रोविजन आपने पिछले साल भी बनाया था और इस साल जब एक्चुअल चालान जनरेट हुआ तो यू कुड कैलकुलेट दैट देयर इज अ डिफरेंस कि जितना हमने प्रोविजन बनाया था पिछले साल और ड्यूरिंग द ईयर जितना हमने एक्चुअल टैक्स पे किया है वो हमारे प्रोविजन से ज्यादा भी हो सकता है. इसका मकसद आपने अंडर प्रोविजन किया. और एक्चुअल टैक्स कम भी हो सकता है, इसका मकसद आपने ओवर प्रोविजन किया. ओवर प्रोविजन का मकसद आप पिछले साल ज्यादा खर्चा दिखा चुके हैं, अंडर प्रोविजन का मकसद आप पिछले साल कम खर्चा दिखा चुके हैं. लेकिन जिसका वो खर्चा था वो तो चल बसा. अब वो साल वापस तो नहीं आ सकता कि मैं उसको अपना खर्चा दूं, लिहाजा हम ये खर्चा प्रोस्पेक्टिवली एडजस्ट कर लेते हैं और इस साल एक और खर्चा रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज अंडर प्रोविजन. और अगर पिछले साल आपने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने एक्चुअल टैक्स पे किया वो कम था, तो पिछले साल ने जो ज्यादा खर्चा भर लिया उस खर्चे को इस साल रिवर्स करेंगे, जिसका नाम हम देते हैं ओवर प्रोविजन. एंड दिस अंडर ओवर प्रोविजन पर्टेन्स टू द लास्ट ईयर. ये पिछले साल का है. अगर पिछले साल अंडर प्रोविजन था तो इस साल खर्चा बढ़ जाएगा, अगर पिछले साल ओवर प्रोविजन था तो इस साल खर्चा कम हो जाएगा. यहां तक हम ठीक थे. फिर हमने देखा कि टैक्स जो कैलकुलेट किया गया है वो टैक्सेबल प्रॉफिट पे किया गया है. मुमकिनन तौर पे इसमें कोई ऐसी इनकम को इनकम मान लिया गया जिसको मैंने ना माना, मुमकिनन तौर पे इसमें किसी खर्चे को खर्चा मान लिया गया जिसको मैंने ना माना, मुमकिनन तौर पे किसी खर्चे को खर्चा ना माना गया जबकि मैं उसको खर्चा मान रहा हूं, और मुमकिनन तौर पे किसी इनकम को इनकम ना माना गया जबकि मैं इनकम मानता हूं. तो अगर एक बैंक में मैंने 50 लाख रुपए जमा करवाए हुए हैं और ये 50 लाख में जमा करवाता हूं ऑन 1 अप्रैल 2021 और बैंक से मेरा तय ये होता है कि वो मुझे 10% इंटरेस्ट देगा एट द एंड ऑफ द ईयर. मुनासिब बात. यूं 50 लाख रुपए का 10% बना 5 लाख, लेकिन मेरा ईयर एंड आ गया 31 दिसंबर 2021 पे. यू अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 9 महीने का इंटरेस्ट इस साल ने कमाया, लेकिन इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं, अभी तक नहीं. आप इंटरेस्ट इनकम 2021 में रिकॉर्ड करेंगे कुछ? यस. कितनी रिकॉर्ड करेंगे? 9 महीने की. और बाकी जो जनवरी फरवरी मार्च 2022 के 3 महीने हैं उसके इनकम हम 2022 में दिखा देंगे. पैसे कब मिलते हैं इससे अकाउंटिंग को कोई परेशानी
नहीं है। हम कहते हैं कि ये कौन से पीरियड का है, तो हमने कहा कि ये अप्रैल टू दिसंबर 21 का है, ये जनवरी टू मार्च 2022 का है। हमने 5 लाख को 9/12 किया और 3/12 किया। लेट्स अज्यूम जब हमने 9/12 किया तो खर्चा इनकम आई 3.5 लाख और 3/12 की इनकम आती है लेट्स से फॉर इंस्टेंस 1.25 लाख। ठीक है, हम क्या करेंगे, 3.5 लाख रुपए को इस साल इनकम दिखाएंगे, 1.5 लाख रुपए को उस साल इनकम दिखाएंगे। लेकिन टैक्स वाले कहते हैं कि आपको पैसे मिले कौन से साल में है। मैं कहूंगा मिले तो 2022 में है, तो वो कहेंगे तो हम टैक्स भी पूरा 2022 में ही लगाएंगे। यानी इस साल जो आपने ये टैक्स चार्ज किया है, इस टैक्सेबल प्रॉफिट के अंदर ये 3.5 लाख रुपए की इनकम शामिल नहीं है। मैं कहता हूं कि मैचिंग कॉन्सेप्ट के तकाजे पूरे करने के लिए आप जिस साल में इनकम दिखाई गई है उसी साल में एक्सपेंस दिखा दें। बहरहाल हम ये सारी बहस करके आए हैं, हल हमने ये निकाला कि डेफर्ड टैक्स इसका वाहिद सोल्यूशन है। अब वो डेफर्ड टैक्स चाहे आप टाइमिंग डिफरेंस बेसिस पे निकालें चाहे टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच पे निकालें, लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे डेफर्ड टैक्स, जिसमें हमने देखा कि अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से ज्यादा है तो आपने टैक्स कम भरा है, आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखा दें। अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट से कम है तो आपने टैक्स ज्यादा भरा है, आप एसेट दिखा दें। अगर किसी एसेट की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेसिस से ज्यादा है तो आपने टैक्स कम भरा है, आप डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी दिखा दें। और अगर किसी एसेट की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से कम है तो ये डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस है और आप डेफर्ड टैक्स एसेट दिखा दें। बहरहाल या तो हम लायबिलिटी दिखा के इसको खर्चा दिखाएंगे या तो एसेट बना के इसको इनकम बना देंगे। लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे तो टैक्स चार्ज को डेबिट करेंगे और एसेट को डेबिट करेंगे तो टैक्स चार्ज को क्रेडिट करेंगे। और इसी तरीके से लायबिलिटी अगर कम होती है तो डेबिट होगी, एसेट अगर कम होता है तो क्रेडिट होगा। काउंटर एंट्री हमेशा टैक्स चार्ज में जा रही है। ये वो अमाउंट है जो इस साल हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का हिस्सा बनेगा। ये बात अब तक हम देख चुके, ये हो गई क्विक रिवीजन। आज मैं आता हूं इसके आखिरी पार्ट पे, जो अगेन इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन पार्ट ऑफ सिलेबस है और समझ में आना चाहिए। मिसाल के तौर पे एक प्रॉपर्टी जिसकी कैरिंग वैल्यू $7 मिलियन है, और लकीली उसकी टैक्स बेस भी $7 मिलियन है। मान लेते हैं कि दोनों डेप्रिशिएट सेम तरीके से कर रहे हैं, अकाउंटिंग भी और टैक्स वाले भी। जरूरी नहीं हर बात में फड्डा हो, इस बात में फड्डा नहीं है। मैं भी प्रॉपर्टी को 50 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहा हूं, वो भी प्रॉपर्टी को 50 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहा है, दोनों स्ट्रेट लाइन पे कर रहे हैं, लिहाजा दोनों बन के चल रहे हैं। डिफरेंस कितना है ही नहीं। डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है ही नहीं। लिहाजा इस साल इसकी वजह से आप ज्यादा टैक्स पे करेंगे या कम टैक्स पे करेंगे? सेम करेंगे। कॉन्फिडेंटली बोलो, सेम पे करेंगे, उतना ही पे करेंगे जितना करना था, बिकॉज जितना मैंने डेप्रिशिएट किया है उतना ही उसने कैपिटल अलाउंस दिया है, तो हमारे खर्चों में फर्क ही नहीं है। आप फुजुल में फड्डा क्यों डाल रहे हैं? मुत्तफिक चल रहे हैं। हम IAS 16 का रीवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं और पता यह चलता है कि यह प्रॉपर्टी जो 7 मिलियन की है बैलेंस शीट में, उसकी मार्केट वैल्यू 7.8 मिलियन हो गई है। हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को करते हैं रीवैल्यू
बाय 800,000 एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, टैक्सेशन अथॉरिटी कभी भी फेयर वैल्यू मॉडल फॉलो नहीं करती, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करती है जितने पे चीज खरीदी गई है, हिस्ट्रिकल कॉस्ट। लिहाजा अब तक जो फर्क नहीं था, अब फर्क क्रिएट हो गया, क्योंकि टैक्सेशन अथॉरिटी के हिसाब से रिवैल्यूएशन गेन कितना होगा? नील, क्योंकि वो मानेगा नहीं, और वो एसेट को दिखाएगा उस ही 7 मिलियन पे जिस पे कि वो है। क्या अब आपकी कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेसिस में फर्क है? जी। कितना है? 8 लाख का। लॉजिकल सवाल, इस साल आप टैक्स ज्यादा भरेंगे या कम भरेंगे? इस साल आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में कितना फर्क आएगा? थोड़ा ध्यान से, ये 8 लाख जा कहां रहे हैं? ओसीआई में। यानी इस साल का जो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, क्या उसको इसने कुछ किया? नहीं। तो जब मैंने आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया और जब मैंने टैक्सेबल प्रॉफिट लिया तो मैंने कहा तो सही है, सेम है, और क्या चाहिए? तो आप टैक्स ज्यादा भरेंगे या कम भरेंगे? उतना ही भरेंगे जितना भरना था। वहां कोई गड़बड़ हुई नहीं, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई टेम्पररी डिफरेंस अप्रोच में। जब भी एसेट की कैरिंग वैल्यू टैक्स बेस से ज्यादा होती है ना, अभी कितना फर्क है? 8 लाख का। इस 8 लाख को हम क्या कहेंगे? टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। और टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस पे हम लगाते हैं परसेंटेज। मिसाल के तौर पे टैक्स रेट 25% है, तो ये अमाउंट आ गया 200,000, 2 लाख। और ये क्या कहलाएगा? डेफर्ड टैक्स एसेट liability, because it is taxable temporary difference and carrying value is greater than the tax base. तो you are right, it is taxable difference, और taxable का मकसद कि फ्यूचर में इस पे टैक्स लगेगा। और ये आपने 2 लाख रुपए की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉर्ड कर दी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की यूजुअल एंट्री ये होती है कि हम डेबिट करते हैं टैक्स चार्ज, और क्रेडिट करते हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बाय इस साल आपका टैक्स चार्ज बढ़ जाएगा। इस साल आपके प्रॉफिट लॉस में एक्स्ट्रा टैक्स चला जाएगा। हम कहेंगे ये क्या हो रहा है? जब अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क ही नहीं, जब हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स उतना ही है जितना होना चाहिए था। ये तो आस्तीन का सांप बन गया, इसको तो बुलाया था मसला हल करने के लिए, ये तो उल्टा मसला क्रिएट करा है डेफर्ड टैक्स। मसला जब है ही नहीं तो बना रहा है। भाई मैं वापस पूछ रहा हूं कि आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क है? नहीं है, तो मैं फजूल में टैक्स चार्ज में एक्स्ट्रा खर्चा दिखा रहा हूं, इससे मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट बिला वजह बैठ जाएगा, जबकि मैचिंग कॉन्सेप्ट तो डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा। हो रहा है मैचिंग कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब? नहीं। अगर ये 8 लाख रुपए आप प्रॉफिट लॉस में भेजते, बात सुनो, अगर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो ये 8 लाख रुपए का फायदा कहां जाता? अकाउंटिंग प्रॉफिट में, और अकाउंटिंग प्रॉफिट बढ़ जाता। और तब अगर आप मुझे कहते ना सर अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, मैंने इनकम माना है, इसने इनकम नहीं माना, तो मुझे बात
जच रही है, समझ में आ रही है कि एक फायदा जो हुआ है उसने दिखाया नहीं। मिसाल के तौर पे अगले साल मैं इस प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए फायदे पे बेच देता हूं, तो एफबीआर कितना फायदा दिखाएगा? 10 लाख का, और मैं कितना फायदा दिखाऊंगा? 2 लाख का, बिकॉज मैं तो कैरिंग वैल्यू को अड़तर कर चुका हूं। अगले साल की डेप्रिसिएशन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो, थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो। अगर ये एसेट में 80 लाख का बेच दूं तो मेरे हिसाब से गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ जाएगा, और उसके हिसाब से गेन ऑन डिस्पोजल कितना आ जाएगा? तो उसने कहा कि मैं इस 10 लाख रुपए या इस गेन पे टैक्स तब लगाऊंगा जब तुम बेचोगे। अगर बुकिश प्रॉफिट दिखाते हो तो मैं नहीं मानता, तो ये टाइम का फर्क आ गया। लिहाजा अगर ये IAS 40 होता, अगर ये 8 लाख रुपए का गेन प्रॉफिट लॉस में जाता तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होता, टैक्सेबल प्रॉफिट कम होता। वहां पे डेफर्ड टैक्स की मदाखलत समझ में आती है। लेकिन यहां जब अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट में फर्क ही कोई नहीं, क्यों तंग कर रहा है? तो इस बात का रूल समझिएगा, अगर टेम्पररी डिफरेंस में फर्क क्रिएट करने वाला रीजन, अगर टेम्पररी डिफरेंस में डिफरेंस क्रिएट करने वाला रीजन प्रॉफिट और लॉस के अलावा कहीं और रिपोर्ट होता है, तो उसका डेफर्ड टैक्स भी वही रिपोर्ट होगा। ये 8 लाख रुपए गेन कहां दिखाया जाएगा? OCI में। तो इसकी वजह से जो डेफर्ड टैक्स आएगा वो भी कहां डेबिट किया जाएगा? OCI में। वापस सुन लें, ये 2 लाख रुपए का फर्क क्यों आया है? आपने कहा रिवैल्यूएशन की वजह से, तो मैंने पूछा कि रिवैल्यूएशन खुद कहां गई? आपने कहा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गई है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में गई है। तो मैं कहूंगा फिर इसका जो डेफर्ड टैक्स क्रिएट हुआ है इसकी वजह से, उसको भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से पार करो। अब जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते हैं ना, और उसमें हम दिखाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ठीक है, इसके अंदर आप एक दिखाएंगे रीवैल्यूएशन गेन। कितना रिवैल्यूएशन गेन हुआ है? 8 लाख। और इसके नीचे आप दिखाएंगे टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन 2 लाख से। लिहाजा आपकी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इस साल प्रॉफिट लॉस में कितनी जाएगी? 6 लाख। ये जो 2 लाख है ये यहां नहीं जाएंगे, हम इसके बाद बनाएंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? एसन, व्हाट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम? नो, फिर अपनी बात पे चले गए, मेरी बात गई भाड़ में। जिससे इक्विटी हिट हो, ठीक है? डोंट रिकॉल दिस। देखो, अनरियलाइज वाली बात को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दो, मेरी बात को फॉलो करो। अगर अनरियलाइज वाली बात होती तो IAS 40 भी यहां आता। वो प्रॉफिट लॉस में क्या कर रहा है? वो भी तो रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन एनी गेन एंड लॉस दैट विल डायरेक्टली अफेक्ट इक्विटी अदर देन कॉन्ट्रीब्यूशन बाय शेयर होल्डर्स। तो ये IAS 16 ने कहा है कि जब एसेट रिवैल्यू होगा तो उसको हम कहां भेजेंगे? हालांकि पहले ये कह रहा था रिवैल्यूएशन सरप्लस में भेज दो, तो हमने कहा रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या है? बोला इक्विटी। मैंने कहा मतलब ये एक ऐसा गेन है जो सीधा इक्विटी को हिट कर रहा है, तो हम उसको कहां से घुमा के भेजेंगे? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से। जब इनकम स्टेटमेंट बनती थी ना, तब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नाम की कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती थी, क्योंकि वहां पे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे खत्म हो जाते थे। लेकिन जब से हमने स्टेटमेंट ऑफ
कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना शुरू की, या जब से हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाना शुरू की, तो ये नया मसला आप बाद में लाए हो। तो एक टैक्स चार्ज वहां दिखेगा और एक टैक्स चार्ज यहां दिखेगा। टैक्स का एक अमाउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा और एक अमाउंट अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कौन सा टैक्स जाएगा? जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वजह से क्रिएट हुआ हो। मुनासिब बात? मिसाल के तौर पे फर्स्ट जन 2018 पे हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी फॉर $20 million एंड से इसकी यूजफुल लाइफ 40 years है। कंपनी depreciates this property on a straight line basis assuming nil residual value, and this is same accepted by टैक्स अथॉरिटीज। तो इस केस में हम प्रॉपर्टी को अकाउंटिंग में भी सेम डेप्रिशिएट करेंगे और टैक्स में भी सेम डेप्रिशिएट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हम हर वक्त फड्डे पे ही हों। मतलब हम हमेशा कॉन्ट्ररी नहीं रहेंगे कि आप बोलो गिलास आधा भरा हुआ है, मैं कहूं आधा खाली है, आप कहो दिन है, मैं कहूं नहीं रात है। कुछ फड्डे ऐसे होते हैं ना रिश्तों में, जिसमें यानी मैंने वही बोलना है जो तुम ना बोलो, और जो तुम बोलोगे वो मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। तो हकायक क्या है उसको नहीं देखा जाता, सिर्फ ये देखा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो वो गलत है, बस मेरे लिए ये काफी है। टैक्स और अकाउंटिंग में इतनी नहीं लगती, दुश्मन नहीं है। कहीं कहीं पे ये दोनों सेम अप्रोच पे भी चलते हैं, सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिसमें फर्क हो सकता है। ठीक है, तो अगर उसको भी स्ट्रेट लाइन सही लग रहा है तो वो अलाउ कर देगा। तो ये बात याद रखो कि हर बात पे फड्डा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, से कंपनी ने कैपिटलाइज की है $2 million प्रोफेशनल फीस, अब क्रिएट कर दिया मैंने फर्क। हमने एक प्रोफेशनल फी पे की थी जो कि आर्किटेक्ट एंड इंजीनियर की है, और IAS 16 ने इस बात को वाजे किया था कि दैट शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। लिहाजा ये 20 मिलियन कैलकुलेट करते वक्त मैंने 2 मिलियन इसके भी ऐड किए हैं
जबकि दिस वॉज अलाउड इन फुल बाय टैक्स अथॉरिटीज, मतलब इसको पूरा का पूरा रिलीफ दे दिया, बोला ये 2 लाख रुपए कैपिटलाइज नहीं हो सकते, ये 2 मिलियन कैपिटलाइज नहीं हो सकते, ये पूरे के पूरे एक्सपेंस है। से ऑन 31st December 2021, property was revalued to $19 million, ठीक है, एंड टैक्स रेट 20% ले लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं, टैक्स रेट ताक़यामत सेम रहे ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो मैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर 2018 में बना रहा हूं, उस वक्त पे टैक्स रेट 22% है, तो मैं तो आज के हिसाब से बनाया। लेट्स से नई गवर्नमेंट आ गई 2019 में, उसने टैक्स रेट चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, तो मैं कहूंगा ये तो अब ऐसे रिवाइज नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की है वो तो 22% के हिसाब से की है, आपने तो टैक्स रेट को बढ़ा के 25% कर दिया। अब हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को रिवाइज करेंगे, रिकैलकुलेट करेंगे, बट प्रोस्पेक्टिवली। 2018 में मैंने नो रेट चेंज हुआ है ना, एस्टिमेट चेंज हुआ है ना। मैं तो अभी भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मान रहा हूं, मैं तो अभी भी प्रॉफिट लॉस में भेज रहा हूं। मैंने क्या चेंज किया है? सिर्फ एक परसेंटेज चेंज होगी, जो पहले 22 थी अब 25 है, कभी 30 हो जाएगी, कभी 20 हो जाएगी, ये तो होता रहेगा, ठीक है। लेकिन खैर मैंने कहा ये कद से ऊंचा है, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करते, हम इस एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। हुआ कुछ यूं है कि हमने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड की है एट 20 मिलियन, तो एक आ गया हमारा एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, जिसको हमने रिकॉर्ड किया कैरिंग अमाउंट या फिर कैरिंग वैल्यू, और दूसरा टैक्स बेस, ऑन 1st Jan 2018 हमने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया है? 20 मिलियन। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज ने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया है? 2018 पे। बिकॉज हमने कैपिटलाइज किया है 2 मिलियन प्रोफेशनल फीस की मद में, जिसकी बाद वो 20 पे आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई कैपिटलाइज थोड़ी होता है, आपने प्रॉपर्टी कितने की बनाई है? तो मैं कहा प्रॉपर्टी तो 18 की बनी है, लेकिन ये आर्किटेक्ट को और इंजीनियर को ये नक्शा वक्शा बनाने के भी पैसे दिए। बोला वो प्रॉफिट लॉस में भेज दो। अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है, बिकॉज अगर वो 2 मिलियन हमें पहले साल में ही अलाउ कर देते हैं, तो पहले साल में मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा और पहले साल में मैं ही उसको कम टैक्स दूंगा। लेकिन इतनी भी अच्छी बात नहीं, ये वक्त ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं एसेट को डेप्रिशिएट करूंगा बाय 5 लाख, क्योंकि मैंने नील रेजिडुअल वैल्यू रखी है और 40 लाख रुपए 40 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहा हूं, तो हर साल मैं 5-5 लाख से डेप्रिशिएट करूंगा। जबकि वो कितने से डेप्रिशिएट करेगा? 450, 4.5 लाख से। तो अगले साल मैं कहूंगा सर मैंने 5 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज की है, मैं थोड़ा दुरुस्त कर दूं आपको, आप 4.5 लाख से डेप्रिशिएट कर रहे हैं। वो बोलेंगे हाँ मुझे पता है। अब ये रिकवरी हो रही है, मेरा खर्चा 5 लाख है, जबकि रिलीफ कितने में मिल रहा है?
4.5 लाख पे, वो 50,000 उसने जो पहले साल में 20 लाख का रिलीफ दिया था ना, वो छीन लिया 50,000 का। अगर ये 50,000 मेरे हर साल खाता जाए तो 40 साल में कितने खा जाएगा? लिखो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 20 लाख। तो पहले साल में जो रिलीफ दिया वो आगे के 20 सालों में छीन लेगा। अब मैं एक एक साल के ऊपर नहीं जा रहा, हम डायरेक्टली कुछ साल आगे आ जाते हैं। मैंने कहा है कि प्रॉपर्टी को रिवैल्यू कब किया है? 31 दिसंबर 2021 पे। तो पहली डेप्रिसिएशन आपने चार्ज की होगी दिसंबर 18, दिसंबर 19, दिसंबर 20 एंड दिसंबर 21। मैं 3 साल आगे आ जाता हूं, फिर हम रिवैल्यूएशन करते हैं। तो मैं अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चार्ज करूं 3 सालों की, हम अपने स्टेटमेंट्स में एसेट को डेप्रिशिएट कर चुके होंगे बाय 15 लाख अक्यूमुलेटेड, जबकि उसने डेप्रिशिएट किया होगा 4.5 से 1350। तो पहले साल में फायदा दिया, पहले ही साल में नुकसान दिया? नहीं, पहले साल में फायदा दिया 20 लाख का और पहले ही साल में 50,000 रुपए छीन भी लिए। तो इफेक्टिवली आपको फायदा 1950 का हुआ। दूसरे साल में फायदा कोई ना दिया, 50 छीन लिए। तीसरे साल में फायदा कोई ना लिया, 50 छीन लिए। यानी 1.5 लाख रुपए का नुकसान कर चुका हूं और 20 लाख का फायदा कर चुका हूं। 20 माइनस 1.5, 18.5। हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी? और टैक्स बेस कितनी होगी? दोनों में कैरिंग वैल्यू ज्यादा है कि टैक्स बेस ज्यादा है? कैरिंग वैल्यू ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? ये वही तो नहीं जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, 18,50,000। 20 लाख का फायदा, 1.5 लाख की डज, 18,50 का अब तक मैं फायदा ले चुका हूं। अक्लमंद कहेगा कि ये पहले साल का तो फायदा था, लेकिन 20 साल का रोना है। लिहाजा अक्लमंद ने इसको पहले ही बोल दिया था कि ये क्या है? ये टेम्पररी डिफरेंस है। टेम्पररी का मकसद ये नहीं कल परसों, 20 साल भी टेम्पररी है। जो भी चीज खत्म हो जाए वो टेम्पररी है। सॉरी, 40 साल, 40 साल भी टेम्पररी है। परमानेंट सिर्फ उसको कहा जाएगा जो कायमो दायम रहे, जो खत्म ही ना होने वाला हो। कुछ चीजें हम कह सकते हैं, मिसाल जमीन है, लैंड है, या हमारे दरमियान कुछ ऐसा फर्क जो फिलोसॉफिकली हम एग्री नहीं करते। मैंने मिसाल एक एग्जांपल दी थी कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस हैं, उनको टैक्सेशन अथॉरिटी मानती ही नहीं है। तो आज ना मानेगी, कल मानेगी, परसों मानेगी। ये कोई और तो हो सकती है, टैक्स अथॉरिटी नहीं हो सकती, नहीं मानेगा डिफरेंस। लिहाजा ये डिफरेंस जो आप दोनों के दरमियान है, ये हमेशा के लिए रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप मजहबी तौर पे बात करें तो कहेंगे कि सब फना है। क्या रहने वाला है? सब फना है, वो अलग बात है। लेकिन जो डिफरेंसेस हमारे हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे, उसको हम परमानेंट कहेंगे। 18,50,000 इज टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। अक्लमंद ने क्या किया है, इस पे 20% लगा के, 20% क्या है? टैक्स रेट, अपनी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बना के बैठा है। कितनी? 370 370। ये अब तक हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है, जिसको हम क्रेडिट कर चुके हैं डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में और डेबिट कर चुके होंगे टैक्स चार्ज में। यहां तक ठीक है, डिफरेंस है हमारे दरमियान, ऐसा नहीं कि कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये आइंदा आने वाले 37 सालों में
खत्म हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो डिफरेंस 20 लाख का था, वैसे तो डिफरेंस 20 लाख का था, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद जो बाकी फर्क बचा है वो 1850 का बचा है। बाकी 37 सालों में ये भी खत्म हो जाएगा। हम बड़ा पॉजिटिवली चल रहे थे कि पता चला कि आपने एसेट को रिवैल्यू किया है, पहले डेप्रिशिएट कर लेते हैं। चौथे साल में आपने एसेट को डेप्रिशिएट कितना किया होगा, इसके लिए यह देखना जरूरी है कि रिवैल्यूएशन साल की शुरुआत में हुई है या आखिर में हुई है। अगर शुरुआत में होती तो पहले रिवैल्यू होता फिर डेप्रिशिएट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा आप डेप्रिशिएट वैसे ही करें जैसे आप कर रहे थे। और टैक्स अथॉरिटी ने कितने से डेप्रिशिएट किया होगा, 4.5 लाख से। यानी बिफोर रिवैल्यूएशन सिर्फ बात करें तो आपका एसेट 18 मिलियन का है और उनके हिसाब से 16,200 का है, ठीक है। तो डिफरेंस कितना है, 18,000 एंड 16,200, 1800। और मैं अपनी बात को प्रूव कर चुका कि 50-50 का फर्क हर साल खत्म होता जाएगा, हौसला रखें। अचानक से आ जाती है रिवैल्यूएशन, आपका एसेट कितने पे रिकॉर्डेड है, 18 पे, और मार्केट वैल्यू कितनी है, 19। आप एसेट को रिकॉर्ड करते हैं एट रिवैल्यूड अमाउंट और रिकॉर्ड करते हैं रिवैल्यूएशन गेन। ये गेन कहां जाएगा, ओसीआई में। कितना गेन होगा, 1 मिलियन का, राइट, क्योंकि 18 वाली चीज 19 की होगी, 1 मिलियन का गेन आ गया। नतीजतन आपका एसेट कितने पे आ गया, ये मैं बात कर रहा हूं 31 दिसंबर 2021 की, और एसेट आ गया 19 मिलियन पे। जबकि टैक्सेशन अथॉरिटीज ने हमारी रिवैल्यूएशन बात को लिफ्ट नहीं करवाई और हमारा एसेट उसी पे रहा जितने पे होना था, 16,200, और फर्क उल्टा बढ़ के 2800 पे चला गया। आपने कहा सर ये तो क्या हो रहा है, आपने तो कहा था 50-50 होके खत्म हो जाएगा, और ऐसा ही होना था, 50-50 होके खत्म होना था, लेकिन बीच में एंट्री मार दी रीवैल्यूएशन ने, जिसने कैरिंग वैल्यू को और बढ़ा दिया, और कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेसिस के दरमियान क्योंकि डिफरेंस और बढ़ गया तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस भी बड़ा हो गया और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी बढ़ गई होगी। $560। क्या ये पूरा का पूरा फर्क रिवैल्यूएशन की वजह से है, नहीं। क्या ये पूरा का पूरा फर्क प्रॉफिट लॉस के डिफरेंसेस की वजह से है, नहीं। नाउ दिस हैज गॉट अ मिक्सचर, ठीक है, दिस हैज गॉट अ मिक्सचर। इसका कुछ हिस्सा ऐसा है जो अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट के डिफरेंसेस की वजह से है, और कुछ हिस्सा ऐसा है जो ओसीआई में गया है, उसने प्रॉफिट्स के दरमियान डिफरेंस क्रिएट किया ही नहीं। जो अकाउंटिंग एंड टैक्सेबल प्रॉफिट में डिफरेंस क्रिएट करेगा वो टैक्स चार्ज प्रॉफिट लॉस में जाएगा, और जो ओसीआई में डिफरेंस क्रिएट करेगा वो ओसीआई में जाएगा। रास्ते बिल्कुल साफ है। अब हम देखते हैं कि एक सीन क्या बनेगा। मैं आपको टी शेप के थ्रू क्लियर कर देता हूं, सीधा सीधा अकाउंट में लायबिलिटी का ही बना देता हूं। अगर पहले दिन से बनाना चाहो तो आप अकाउंट बना सकते हो, मेरे साथ साथ चलना। पहले साल के आखिर में एसेट की नेट बुक वैल्यू कितनी होगी, 20। यस, 20 में से आपने 500 माइनस किए होंगे, 19,500। जबकि इसके हिसाब से कितनी होगी, 18 माइनस 450, 17,550, 17,550, 550, राइट। तो जो डिफरेंस होगा
19,500 एंड 17,550 कितना है? 1450। 1450 का 20% 290। ठीक है, मैं शुरू से बना रहा हूं। लायबिलिटी का ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना था? 0। और एज आई सेड कि जब टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, सॉरी, जब टेम्पररी डिफरेंसेस की बात की जाएगी तो ये आने वाला अमाउंट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एज एट होगा, फॉर द ईयर नहीं होगा। यही कहा था मैंने, एज एट होगा। तो ब्रॉड डाउन बैलेंस तो 0 था और मैंने छूटने के साथ ही सीडी बैलेंस दिखा दिया। कितना बताया? 1450 आप लोगों ने मुझे? 290। सही, ओके, 20% होता है, राइट, 290। तो ओपनिंग बैलेंस तो कोई नहीं था और 290 आ गया। तो ये अमाउंट मैंने कहां भेजा? टैक्स चार्ज में। ये कौन से साल में गया होगा? 2018 में। ठीक है, ये 290 टैक्स चार्ज में क्यों गया? क्योंकि ये प्रॉफिट, टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट में फर्क क्रिएट कर रहा था। इस वजह से ये डिफरेंस भी हमने प्रॉफिट और लॉस को ही भेजा। फिर ब्रॉड डाउन बैलेंस कितना होगा 2019 का? 290। दूसरे साल के आखिर में कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट कितनी होगी? 19 मिलियन, 19,000। जबकि ये कितनी होगी? 18,000 माइनस 900, 17,100, 450, 450, 900, 17,100 and that is 18,000 ना? 19,000. The difference is 1900. 1900 का 20% 380। हमने सीडी बैलेंस रख दिया 380। नहीं समझ में आया? पहला साल आपने एसेट को ओपन कितने पे किया है? 20 मिलियन पे, माइनस आप इसको डेप्रिशिएट कितने से करेंगे? 500 से। तो एसेट की कैरिंग वैल्यू आफ्टर फर्स्ट ईयर कितनी आ जाएगी? 19,500। एग्रीड? जबकि इन्होंने एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया? 18,000 पे। 18,000 को हम डेप्रिशिएट कितने से करें? आप देखो 18,000 डिवाइड बाय 40 साल, डिवाइडेड बाय 40 साल, 450। हम डेप्रिशिएट कर रहे हैं 5-5 लाख से, वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं 4.5 लाख से। तो जब वो 18,000 में से 4.5 लाख माइनस करेंगे पहले साल, 17,550। मेरा एसेट है 19,500 और उनके हिसाब से एसेट है 17,550। दोनों में डिफरेंस कितना है? 1950। 1950 का 20% कितना बनेगा? सॉरी, इट्स 390। मुनासिब बात। अब एक साल और आगे आते हैं। हमने एसेट को मजीद 5 लाख डेप्रिशिएट कर लिया होगा और 20 मिलियन में से हमने 500 माइनस करके 19,000 पे आगे होंगे। जबकि वो 18,000 में से 450 करके 17,100 पे आए होंगे। अब मेरे हिसाब से एसेट है 19,000 का, उनके हिसाब से एसेट है 17,100 का। हम दोनों में अभी भी फर्क कितना है? 1900 का। 1900 का 20%, 380। आप देखिए लायबिलिटी बढ़ी है कि कम हुई है? कम हुई है। तो मैं डेबिट करूंगा लायबिलिटी को और ये डिफरेंस भी कहां जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में, बाय 10। ठीक है, ये हो गया 2019। 2020 में डीटीएल का बीडी बैलेंस कितना होगा? जो सीडी था
एसेट को हम फिर से 5 लाख डेप्रिशिएट करेंगे और 19,000 वाला एसेट 18,500 पे आ जाएगा, जबकि वो 17,100 वाले एसेट को मजीद 450 डेप्रिशिएट करेंगे और एसेट आ जाएगा 16,650 पे। हम दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना? 1850। 1850 का 20%, 370। ये मैंने रख दिया डायरेक्टली सीडी बैलेंस 370। लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? कम हुई। कितने से? इसको भी हमने कहां भेजा? टैक्स चार्ज। अब आती है काम की बात। ब्रॉड डाउन बैलेंस 2021 का कितना है? 370। अब हमारे दरमियान फर्क इनलार्ज हो गया। किसकी वजह से? रिवैल्यूएशन की वजह से। 2800 का 20%, 560। हमने आंखें बंद करके इसको आगे सीडी पे रख दिया। 560। लायबिलिटी बढ़ी कि कम हुई? बढ़ी। कितने से? 190 से। लेकिन हमें यह देखना है कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना गया है और ओसीआई में कितना गया है। आप अगर सिर्फ ओसीआई की को पकड़ेंगे तो बाकी बैलेंसिंग फिगर ठीक हो जाएगी। इस साल ओसीआई में कितना गेन गया है? यानी कैरिंग वैल्यू और टैक्सेबल टैक्स बेसिस के दरमियान 1 मिलियन का डिफरेंस तो ओसीआई की वजह से है, और 1 मिलियन का 20% कितना बनेगा? 200। जब 1 मिलियन खुद ओसीआई में गए हैं तो उसकी वजह से क्रिएट होने वाली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी कहां जाएगी? ओसीआई में। तो मैंने यहां लिख दिया ओसीआई, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये हम भेज देंगे रिवैल्यूएशन गेन के अंदर। तो अब अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जहां आप रिवैल्यूएशन गेन दिखाएंगे 1 मिलियन का, उसमें से 200 आप माइनस कर देंगे डेफर्ड टैक्स। तो आपका रिवैल्यूएशन कितना दिखेगा? 800। मुनासिब बात? ये 200 क्रेडिट हुए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डेबिट हुए ओसीआई में। अब ये डेबिट टैक्स चार्ज में नहीं होंगे। ये देखो रेफरेंस ओसीआई। अच्छा, अब इसको प्लस करो क्रेडिट साइड को, 570, और सीडी बैलेंस कितना है? 560। अब डिफरेंस किस तरफ है? ये जाएगा सेम वही जिस तरीके से जा रहा था टैक्स चार्ज। यानी ये वाली एंट्री आप कैसे पास करेंगे? आप डेबिट करेंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को 200 से, आप क्रेडिट करेंगे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को। कितने से बढ़ी है? 110, सॉरी 190, और डिफरेंस क्रेडिट हो जाएगा टैक्स चार्ज में। कितना? 10। सो यू कैन सी है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट भी हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को डेबिट कौन कर रहा है? टैक्स चार्ज। ये जाएगा पीएनएल। और टैक्स चार्ज को, सॉरी, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा कौन रहा है? ओसीआई। तो ओसीआई के अंदर डेबिट होंगे 200, डीटीएल 190 से बढ़ी, और ये अमाउंट 10 का गया टैक्स चार्ज में। इसका कंक्लूजन ये है कि अगर कैरिंग वैल्यू और टैक्स बेस के दरमियान फर्क क्रिएट करने वाली जो आइटम है वो खुद प्रॉफिट लॉस में जाएगा तो उसका डेफर्ड टैक्स भी प्रॉफिट लॉस में जाएगा। लेकिन अगर फर्क क्रिएट करने वाला रीजन खुद अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा तो उसका डेफर्ड टैक्स भी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा। तो हम जब ये प्रॉफिट लॉस में ये टैक्स चार्ज दिखाएंगे तो टैक्स चार्ज में हम इसको 10 से कम करेंगे। इनफैक्ट कम करने को मैं प्लस में दिखा देता हूं, अज्यूमिंग कि उसको हम माइनस में दिखा रहे हैं। तो इस 10 को, ये जो 10 है, ये देखिए टैक्स चार्ज क्रेडिट हो रहा है। टैक्स चार्ज इज एन एक्सपेंस। क्रेडिट होने का मकसद खर्चे को कम करना।
राइट? तो ये 10 हम प्रॉफिट लॉस में दिखाएंगे और 200 हम अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाएंगे। आप माइनस में लिख दे, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप खर्चे को प्लस में लिखें तो, अगर खर्चे को प्लस में लिखते हैं तो इनकम को माइनस में लिख दो। लेकिन अगर खर्चे को आप माइनस में लिखते हैं, क्योंकि मैंने यहां ऐसा लिखा ना तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसा लगेगा ये भी माइनस हो रहा है, ये भी माइनस हो रहा है, तो इस वजह से नहीं करा। या तो आप खर्चे को माइनस में लिखो और इनकम को प्लस में लिखो। सो दैट्स इट। यूजुअली जो एफआर के क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली, मैं 100% नहीं कह रहा, उसमें जब ये डेफर्ड टैक्स और टैक्स के इम्प्लीकेशंस देता है तो लिखता है इग्नोर डेफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन, राइट? अगर उसने कह दिया इग्नोर डेफर्ड टैक्स ऑन रिवैल्यूएशन तो आप बच गए, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कुछ नहीं जाने वाला, उसने इग्नोर करवा दिया। और अगर उसने नोट में लिख दिया that the carrying value of net assets was $6 million exceeding the tax base, क्या लिख दिया? Carrying value of net assets was $6 million exceeding the tax base, तो हमें पता चल गया कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, टैक्स बेस कम है। कितने से? 6 मिलियन टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। आपने उस पर टैक्स रेट मारना है या आगे डीटीएल। या अगर उसने बता दिया द टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स वॉज 6 मिलियन लेसर देन कैरिंग वैल्यू, तुमने कहा ये क्या बात कर ली? बात तो एक ही हुई, टैक्स बेसिस का कम होना या कैरिंग वैल्यू का ज्यादा होना, बात तो एक है। तो इससे भी पता चल गया कि ये जो 6 मिलियन है ये टीटीडी है, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस है। लेकिन अगर कहानी को यूं करता दैट द नेट एसेट्स या टैक्स बेसिस ऑफ नेट एसेट्स वॉज $3 मिलियन अबव द कैरिंग अमाउंट, इसका मकसद कैरिंग अमाउंट कम है और टैक्स बेस ज्यादा है, और जब भी टैक्स बेस कैरिंग वैल्यू से ज्यादा होगी दैट वुड बी अ डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस एंड दैट वुड क्रिएट अ डेफर्ड टैक्स एसेट। ये अक्सर सिर्फ इतनी सी लाइन दे देता है, डेफर्ड टैक्स के ऊपर अलग से पूरा सवाल नहीं बना के देगा, या टैक्स के ऊपर अलग से पूरा सवाल नहीं बना के देगा, लेकिन सिंस इट्स पार्ट ऑफ सिलेबस तो थ्योरी के अंदर आपको या इंटरप्रिटेशन के अंदर आपको बड़ी हेल्प कर सकता है। सो यू शुड बी लॉजिकली वेरी स्ट्रांग। मैं बार बार आपको मोटिवेट करने को कह रहा हूं कि एग्जाम में इतना खतरनाक नहीं आता, एग्जाम में इतना खतरनाक नहीं आता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं हरगिज भी ये नहीं चाहता कि आप इसको पढ़ो भी हल्के लेवल पे। आप पढ़ इसको, कहते ना भाई तैयारी शेर के शिकार की होनी चाहिए, मार के बेशक खरगोश आ जाए, हमारी तैयारी तो पूरी होनी चाहिए ना। तो अगर इसमें कुछ भी टेक्निकल लग रहा है यू कैन ऑलवेज आस्क, जिस भी टाइम आपको परेशानी होती है, बुक से कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप आराम से पूछ सकते हो। लेकिन इसके पीछे जितनी भी लॉजिक्स चल रही हैं हमने उसको एक एक करके 3 लेक्चर्स में डिस्कस किया है। अदरवाइज दिस टॉपिक वाज नॉट सपोज टू टेक 3 लेक्चर्स, लेकिन आई फील वेरी कंफर्टेबल टू स्पेंड टाइम ऑन दिस। आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। होता क्या है कि बच्चा अगर एक भी कमजोरी लेके जाता है ना एग्जाम में कि बस दुआ करना है टैक्स नहीं हो जाए, तो 2 मार्क्स का भी देखेगा ना, वहीं उसको एक दूसरे की तरफ देखेगा, टैक्स का आ गया सवाल, ये तो गए। शुडंट बी लाइक दिस। आप कमजोरी साथ नहीं लेके जाओ। यानी एग्जाम में जाने से पहले कभी भी ये दुआ नहीं होनी चाहिए कि दुआ करो ये टॉपिक ना आ जाए, बल्कि यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि कुछ भी आ जाए मुझे क्या है। हाँ, आप किसी टॉपिक के आने की दुआ जरूर करें कि अगर ये आ जाए तो और अच्छा है, कंसोलिडेशन आ जाए तो अच्छा है, मैं मार्क्स इजीली गेन कर सकती हूं, या फला टॉपिक आ जाए तो बड़ा इजीली मार्क्स हम गेन कर सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन किसी के ना आने की बद्दुआ ना करो। किसी टॉपिक के आने की दुआ जरूर करके जाओ, लेकिन ये बद्दुआ ना लेके जाओ कि ये ना आ जाए बस। और अगर इत्तेफाक से आपने देख लिया कि देखा रेशोज आ गए, तो जो बाकी 80% पेपर आ रहा है वो गया भाड़ में, ये 20 मार्क्स का क्या करूं? फिर बोलेंगे इसमें से भी जो 6 मार्क्स है, 7 मार्क्स के रेशोज कैलकुलेशन है वो तो हो जाएंगे, इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? आप डर किस बात पे रहे हो? जो पॉजिटिव है आप उस पर फोकस कर लो। लेकिन उससे भी बेहतर क्या है कि आप अपनी कोई कमजोरी साथ लेके ही ना जाओ। डर लग रहा है डेफर्ड टैक्स से, अभी अगर लगे भी तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ, बुक को गो थ्रू कर लो,
आपको पता चल जाएगा कि इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है।